गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 9 विषय संस्कृत व्याकरण। और चैप्टर फर्स्ट समास पार्ट 6। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने द्वंद्व समास पढ़ा था, आपको पता है और आपने पढ़ा भी है। फिर भी एक बार देख लें, सुन लें, समझ लें कि द्वंद्व समास हमने पढ़ा था। ठीक है, जो उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास होता है ना। अर्थात जब किसी सामासिक पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह द्वंद्व समास होता है। ठीक है, और द्वंद्व समास के भेद, 3 भेद पढ़े थे हमने। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास है ना। पहले हमने इतरेतर पढ़ा था, इतर प्लस इतर यानी कि अलग अलग। ठीक है, जिसमें राम लक्ष्मणों सुरसुरो राम च लक्ष्मण च है ना, ये पढ़ा था। और इसमें कतवतु कतः च कतवतु च है ना, जिसमें कई ऐसे टॉपिक भी आए थे जो हमने पढ़े थे। फिर हमने देखा कि समाहार द्वंद्व समास, समाहार में हमने देखा था कि जब किसी सामासिक पद में प्रयुक्त दोनों पद अलग अलग प्रधान होकर के भी किसी समूह की स्थिति को प्रकट करते हैं तो समाहार द्वंद्व समास होते हैं। और समाहार का आपको पता ही है कि समाहार का मतलब समूह। ठीक है, और इस समास में नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। और ये जो है वो प्राणी, अंग, सेना के अंग इत्यादि के नाम में भी समाहार आता है, जैसे पाणिपादम, ठीक है, दंतोष्ट, इस प्रकार भी शब्द आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद युका लिक्सम, युका च लिक्सा च है ना, जू और लीक। तो इस प्रकार हमने देखा। तो बच्चों आज आपके सामने हम लेके आए हैं एक शेष द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास। ठीक है ना। अब एक शेष द्वंद्व समास में हमें पता चल रहा है कि जब किसी समास विग्रह कार्य में तो अनेक पदों का प्रयोग किया जाता है, परंतु उनका समास बनाने पर एक ही पद, देखो एक शेष यानी कि एक ही पद। ठीक है, ये शब्द शेष रहता है तो वहाँ एक शेष द्वंद्व समास माना जाता है। और इसमें जो पता चला ना, एक ही पद शेष रहता है। क्या पद, नाम से पता चला एक ही शेष समा रहा है तो समूह में है। इतर और इतर प्लस इतर गुण संधि के रूप में हमने प्रयोग किया। इतर प्लस इतर का अर्थ हुआ अलग अलग। ठीक है, तो निम्न, अब इसमें देखिए कि निम्नलिखित स्थितियां प्राप्त होने पर एक शेष द्वंद्व समास होता है। इसमें जो स्थितियां होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब इसमें स्थितियां जो प्राप्त होने पर एक शेष द्वंद्व समास होता है। तब उसमें स्थितियां कौन कौन सी आ रही है कि इसमें आई थी पहली, सबसे पहली परिस्थिति आई कि जब किसी सामासिक पद के विग्रह कार्य में एक ही प्रकार के समान रूप वाले पद का प्रयोग हो रहा है तो एक शेष समास होता है। क्या बताया इसमें कि सामासिक पद जो
सामासिक पद है विग्रह कार्य में एक ही प्रकार के समान रूप पद में विग्रह कार्य जब होता है तो एक ही प्रकार के समान रूप क्या आता है, समान रूप होता है। तो इसमें एक से द्वंद्व होता है। पहली परिस्थिति क्या कह रही है वो देखें कि ऐसे पदों का समस्त पद, ऐसे पदों का समस्त पद यानी कि सामासिक पद बनाते समय विग्रह कार्य में प्रयुक्त, विग्रह ने अलग अलग करते हुए विग्रह कार्य में प्रयुक्त पदों की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर द्विवचन और बहुवचन के पद का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे अपन देखते हैं राम, रामो, रामा, ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ कह रहे हैं द्विवचन और बहुवचन, तो रामो या रामा, ठीक है। और स्त्रीलिंग में अगर करते हैं तो रमा, रमे, रमाहा भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें समस्त पद और विग्रह देख लेते हैं। इसी प्रकार कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है ना। तो रामो द्विवचन है तो रामश्च, रामश्च विग्रह में। फले, अब देखो फले में देखो फलम, फले, फलाने, ठीक है ना। अब ये नपुंसक लेंगे प्रथमा, द्वितीय और तृतीया। तो फले द्विवचन है, फले तो फलम च, फलम च। अब फलाने आए, देखो ये है ना बहुवचन फलाने, तो इसमें 3 बार आ जाएगी यानी कि बहुवचन में। आगे भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फलम च, फलम च, फलम च, रमा, तो रमा, रमे, रमाहा, पीछे विसर्ग है तो रमाहा है ना, बहुवचन हो गया। स्त्रीलिंग है रमा च, रमा च, रमा च। अब इसमें अपन उदाहरण लता का भी ले सकते हैं। उदाहरण जो है ना, इसका उदाहरण में लता भी ले सकते हैं अपन लोग, ये लता ले सकते हैं, रामा ले सकते हैं, पुल्लिंग में रामा ले सकते हैं, ठीक है। तो विपरीत यानी कि अलग अलग। अब देखिए दूसरा जो है विपरीत यानी अलग अलग रूप वाले शब्दों का यदि अर्थ समान प्रकट हो रहा हो तो वहाँ भी एक शेष। अब देखो विपरीत यानी कि अलग अलग रूप वाले शब्दों का यदि अर्थ समान प्रकट हो रहा हो तो वहाँ भी एक शेष द्वंद्व समास होता है। तो भी एक शेष द्वंद्व समास, जैसे वक्रदंडो या कुटिल। वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा, वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा है ना, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा है ना। कुटिल यानी कि कुटिलता से भरा हुआ। वक्र दंडो या कुटिल दंडो दोनों एक ही है, ठीक है। वक्र दंडश्च, कुटिल दंडश्च, या तो कुटिल दंड कहो या वक्र दंड कहो। अब देखिए सीखा आगे, समान रूप वाले शब्दों में यदि पुल्लिंग, क्या करें, यदि पुल्लिंग यानी कि पुरुष वाचक का बोध है, स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग के शब्दों का प्रयोग हो रहा हो
तो एक शेष द्वंद्व समास में पुल्लिंग वाचक शब्द शेष रहता है। पुल्लिंग शब्द ये बाद में आता है। तो हंसो देख लो, हंसो, हंसी च, हंस च, ठीक है ना। तो हमने देखा इस प्रकार कि सब अपने सामने आया ना। तो उसी प्रकार हम देखा हमने कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अगर आ रहे हैं तो इसमें भी क्या होता है कि एक शेष द्वंद्व समास होता है और उसमें भी पुल्लिंग वाचक जो शब्द है वो पहले आता है। सॉरी, पुल्लिंग शब्द शेष रहता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि छात्रों, है ना, छात्र, छात्रों, छात्रा, द्विवचन है ना, छात्रा च, छात्रश्च, ठीक है। तो चटका आया तो चटका च, चटकाश्च, मयूरी च, मयूर च, है ना। ऐसे इसमें क्या था, छात्रों आया तो छात्रा च, छात्रश्च, और चटका है, चटका है चिड़िया, है ना। चटको है तो चटको, चटका च, चटकाश्च, मयूर, मयूर है तो मयूरी च, मयूरश्च, है। अब देखिए भ्रातृ और स्वस्त्र शब्दों का समास तथा पुत्र और दुहित्र, पुत्र पुत्री और भाई बहन, है ना, स्वस्त्र शब्दों का समास होने पर एक शेष द्वंद्व समास में क्रमशः भ्रातृ और पुत्र शब्द शेष रहते, वो बाद में हो जाते हैं। भ्रातरो, भ्राता च, स्वशा च, तो पुत्रो आ गया। उसी प्रकार आपको करना है। पुत्र है तो पुत्रश्च, दुहिताच, दुहिता है ना, पुत्रश्च, दुहिताश्च, बेटा बेटी है ना, दुहिता, बेटी या पुत्री, भ्रातृ भाई, स्वस्त्र बहन, ठीक है। तो पुत्रश्च, दुहिताश्च। अब देखिए आगे कि माता के साथ पिता का कथन होने पर पितृपद विकल्प से शेष रहता है। जैसे पितरो, पहले भी आया था ना, पितरो या माता पितरो, या तो माता पितरो आ जाएगा या पितरो आ जाएगा। तो माता च, पिता च, अगर पितरो आता है तो भी माता च पिता होगा, और माता पितरो आता है तो भी माता च पिता ही होगा। और विग्रह इस प्रकार का किया हुआ है, तो आप समझ पद ये करो या ये करो, दोनों राइट हो जाएंगे। उसी प्रकार देखिए अलग अलग लिंग के सर्वनाम। अब सर्वनाम शब्द यानी कि संज्ञा के स्थान पर कार्य करता है। संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम। संज्ञा का अर्थ क्या हुआ, नाम, ठीक है ना। और सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर कार्य करता है। सर्वनाम वह, वे दोनों, तुम सब, हम, है ना, मैं। संज्ञा शब्द प्राप्त होने पर एक सेंस में सर्वप्रथम नपुंसक लिंग शब्द सेंस रहता है। नपुंसक लिंग शब्द नहीं होने पर पुल्लिंग शब्द सेंस रहता है। अगर नपुंसकलिंग शब्द, देखो इसमें बहुत बड़ी बात बताई है कि सर्वनाम सर्वप्रथम नपुंसकलिंग शब्द सेंस रहता है, और नपुंसकलिंग शब्द नहीं होने पर पुल्लिंग शब्द सेंस रहता है। अब देखिए सर्वनाम में एक बार आप देख लो, मैं बता देता हूँ आपको कि सर्वनाम शब्द
आप विस्तृत रूप से भी लिख सकते हैं सर्वनाम। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों को मैं स, तौ, ते, ठीक है। फिर ये त्वम, युवाम और यूयम हो जाएगा। फिर हो जाएगा आगे अहम, क्या हो जाएगा? अहम, आवाम और वयम, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? अहम, पता ही है ना आपको, 8 में पढ़ा, 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, अहम। तो ये सर्वनाम शब्द है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए कि तो ये समास पद है, तो विग्रह क्या हो जाएगा इसका? स च सा च। अब तो दोनों के लिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए आ रहा है। तानी, तत्ते तानी, है ना। तो स च सा च तच्च, तानी में नपुंसकलिंग है ना, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों आ जाएंगे। यानी, य च या च यत च, य या, तो यत, तत्ते तानी, यत ये यानी, ठीक है। उसी प्रकार देखिए तौ, कृष्णश्च साच। अब जो तौ जो शब्द है स में भी आएगा, या कोई नाम भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ये नाम भी आ सकता है। और स भी आ गया, क्योंकि यहाँ तौ किया तो हमने सर्वनाम शब्द कर लिया, और यहाँ चाहे तो कृष्णश्च साच स्त्रीलिंग भी कर लिया। ये नाम पुल्लिंग हो गया और ये स्त्रीलिंग में सर्वनाम, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों आ गए। उसी प्रकार ताने में देखिए राम च, रमा च और तत च, तत च भी कर सकते हैं, तत च, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छी तरह से सुनना है, अच्छी तरह से देखना भी है और ढंग से सुनना भी है। और इसके उदाहरण हैं यौ, तानी, तौ। तो इस प्रकार आपको अच्छी तरह से सुन करके कार्य करना है। और ये जो प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन प्रश्नों को भी अच्छी तरह से आपको करना है, ठीक है। और फिर आपसे मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आप आराम से कार्य करें, ढंग से कार्य करें और अच्छी तरह से कार्य करें, और जो भी कार्य करें वो ढंग से करें। और जो भी समास पढ़े गए, बाय द वे कोई छूट भी गया है तो शायद तत्पुरुष में तत्पुरुष के जो दो भेद थे ना, एक तो कर्मधारी और एक द्विगु, तो द्विगु का अपन अगले वीडियो में बना देंगे, ठीक है। तो आप ये जो समास और संधि का जो टॉपिक हमने किया है वो आप अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से समझें और प्रैक्टिस करते रहें। सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते रहें, जहाँ भी आपको जो चीज़ समास की चीज़ें मिल रही उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ही आप कितने परफेक्ट बन सकते हैं वो देखना है। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को आप ढंग से सुनते रहें, समझते रहें, और जो भी वीडियो है आपके पास, जो भी प्रैक्टिस वर्कबुक है, नोटबुक है, और जब चैप्टर भी पढ़ रहे हो तो चैप्टर में भी आपको देखना है, समझना है और फिर कार्य को आगे करना है, ठीक है। और इस प्रकार आप घर बैठे इस प्रकार जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो फ़ोन का सही ढंग से यूज़ करना है, सही ढंग से पढ़ना है। जो भी आपके पास की है, बुक है, एडवाइज़र है, जो कुछ भी है आपके पास, उसमें से टॉपिक को क्लियर करना है और वीडियो को भी देखना है।
समझना है, प्रश्न के उत्तर ढंग से देने हैं और राइटिंग अच्छी लिखनी है। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप जो भी आपकी जो विद्यालय का शुल्क है वो बकाया है तो आप जमा करा दें। थैंक यू।